लड़की के नाम पे ना समाज, घर वाले, बहुत कुछ आपको सोच चलना पड़ता है। जब बीए हमने कंप्लीट किया तो मेरा 45% नंबर था, तो हम बड़े खुश हुए कि कम से कम पास तो हो गए। तो ये 91 में मैंने बीए किया था, 97 तक कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो आदमी क्या होता है, होपलेस हो जाता है। एक भविष्य देखता है ना, सोचता है कि आगे मुझे क्या करना, क्या होगा, कैसे होगा। तो जो 8-9 साल का पीरियड है बड़ा डिप्रेशन का था मेरा। मतलब जर्नी देखो बहुत कष्टकारी होती है। अब मोस्टली सबके लाइफ में होता है, कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। मैम आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही, गांव से इलाहाबाद आए, वहाँ पे आपने एजुकेशन करी, आप फिर यहाँ आए। इस बीच आपको किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर ये लाइफ में होता है, कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे साथ हो जाता है। हम बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए तब हमारे साथ हो जाता है, हर किसी के साथ ये होता है। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं गली न्यूज़ ब्लॉग। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिसने गांव में रहकर तमाम सपने देखे और शहर में आकर उन सपनों को पंख दिए, और आज वो साइबर क्राइम सेल की एसएचओ हैं। हमारे साथ रीता यादव हैं जो कि क्राइम सेल की एसएचओ हैं। उन्होंने तमाम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आइए जानते हैं उनके संघर्ष की ये पूरी कैसी जर्नी रही उनकी। मैम, आपने अपनी जो शिक्षा है वो गांव में करी, उसके बाद आप इलाहाबाद आए, आपने तमाम संघर्ष किया, काफ़ी दिक्कतें का सामना करते हुए आपने ये लक्ष्य अपना प्राप्त किया। कैसे? बेसिकली हम लोग मेरे फादर आर्मी में थे, तो बेसिकली होता क्या है, आर्मी लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं। अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई आर्मी में। उस टाइम फादर जब बाहर ही रहते थे, तो हम लोग गाँव में ही रहते थे, गाँव में ही पढ़ाई की। और पढ़ाई करने के बाद उस समय क्या था कि गांव में जब कोई होता क्या है कि जब गांव में खासकर लड़की के लिए, जब कोई लड़की गांव में जाके कहीं खेलना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो गांव के लोग अरे उनकी लड़की ऐसे खेल रही है, अरे ये कर रही है। तो क्या होता क्या कि मतलब एक अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब बुरा, समाज में बुरा माना जाता है कि लड़कों से लड़कियाँ कैसे खेल रही हैं। तो ये बात बड़ी चीज़ थी। तो हमारे घर में मेरी रोज़ पिटाई होती है इस बात को लेकर के कि भाई गाँव में प्राइमरी पाठशाला है, हमारे यहाँ गाँव में स्कूल में प्राइमरी पाठशाला, वहाँ पढ़ाई की मैंने। वहाँ से फिर हम सिटी में आए। सिटी में आने के बाद GGIC इंटर कॉलेज है वहाँ पे, फैजाबाद में है। तो अब तो अयोध्या हो गया उसका नाम। तो फैजाबाद में है। तो फिर वहाँ मैंने इंटर वहीं से किया, और फिर वहीं से मेरा एक स्पोर्ट्स की जर्नी जो है शुरू हो गई। अब लोग क्या है, लड़की स्पोर्ट्स चली गई, अब तो पढ़ाई वढ़ाई करेगी नहीं, कुछ होना नहीं है। स्पोर्ट्स को उस समय लोग इतना ज़्यादा वरीयता नहीं देते थे। अच्छा, उसमें स्पोर्ट्स में इतनी जॉब भी नहीं थी। तो काफ़ी जर्नी ऐसे मतलब कुल मिला के टिपिकल रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़की के नाम पे ना समाज, घर वाले, बहुत कुछ आपको सोच चलना पड़ता है। ये कि आपने गांव से निकलकर शहर में आकर पढ़ाई करी, और गांव से आप कैसे निकले? देखिए, गांव में आज भी जो हमारे एज के, मतलब मेरी एज 52 है, ठीक है। मेरी उम्र में जो लोग अभी देख रहे होंगे, मुझे समझ रहे होंगे मुझे, तो उस समय हम लोग टाट पे गाँव में ना लड़के एक साइड बैठते थे और लड़कियां मुश्किल से 5-6 हुआ करती थी। मतलब आप सोचो कि 40 लड़के हैं तो लड़कियां 5 हुआ करती। आप सोचिए इतनी ज़्यादा डिफरेंस हुआ करता था पढ़ाई में। तो आप सोचो कि लड़कियों को कितना लोग पढ़ाना चाहते थे। बेसिकली होता है ना, सबसे बड़ा रोल जो होता है माँ बाप का होता है। देखो बच्चा उस समय, हम लोग हर चीज़ नहीं जानते हैं, ठीक है। बच्चे के दिमाग में ये सब बातें नहीं होती हैं कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपको गाइडेंस आपको माँ बाप ही करते हैं, ठीक है। तो जब माँ बाप को लगा नहीं, अब मेरे फादर थोड़ा सा ओपन माइंडेड थे, उनको लगा नहीं पढ़ना चाहिए, तो फिर हमको फिर सिटी में लिया, सिटी में एडमिशन कराए हुए। फिर मैंने वहाँ पढ़ाई शुरू की। वहाँ से फिर मेरी जर्नी, फिर क्या हुआ, फिर स्पोर्ट्स में रहे। अब हुआ क्या, स्पोर्ट्स में आने के बाद क्या होता है, आदमी पढ़ाई से एकदम नेगलेक्ट हो जाता है। बीए हमने कंप्लीट किया तो मेरा 45% नंबर था, तो हम बड़े खुश हुए कि कम से कम पास तो हो गए। ये 91 में मैंने बीए किया था, 97 तक कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो आदमी क्या होता है, होपलेस हो जाता है। फिर अब मैंने क्या किया, NIS किया था, तो मैंने एडहॉक पे वहाँ फैजाबाद स्टेडियम है, वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू किया, जिसमें उसमें मुझे मात्र 1200 रुपये मिलते थे। एक भविष्य देखता है ना, सोचता है कि आगे मुझे क्या करना, क्या होगा, कैसे होगा। तो जो 8-9 साल का पीरियड है बड़ा डिप्रेशन का था मेरा। मतलब मुझे लगता था कि यार इतना स्पोर्ट्स किया, इंडिया खेल कर गया है, और ये किया, और आज तक जॉब नहीं मिली। लोग मतलब थोड़ा हंसने लगे मेरे ऊपर कि यार तुम तो इंडिया खेले हो, कुछ नहीं है। तो बड़ा कष्ट होने लगा। तो जर्नी देखो बहुत कष्टकारी होती है। अब मोस्टली सबके लाइफ में होता है, कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं।
जब आप तैयारी करते हो ना, जब आपका वो साल में जब कॉम्पिटिशन में नहीं होता ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई आदमी मर गया हो। आपको ऐसा महसूस होता है कि साल मेरा ख़राब गया, पता नहीं अगला साल कैसा होगा। आदमी पता क्या दिमाग में ये चलता है कि होता क्या ना, आदमी डिलेमा में रहता है कि कंपटीशन दे रहे हैं, आज प्री में हो गया, मेंस में हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर पता लगा पूरा साल गया। आप उसी तैयारी के लिए आए हुए हो सिर्फ, और फिर अगला साल वो फिर आप फिर वही किताबें पढ़ रहे हो, फिर वही चीज़ें आप फिर दिमाग में यार ये कमी रह गई थी, ये पूरा करो, फिर अगले साल आपका नहीं हो रहा है। तो बड़ा ये जो 3 साल का पीरियड होता है ना, बहुत ही ख़राब था मेरा। मतलब दिमाग में बहुत तरीके की बातें चलती हैं, फिर आप लेकिन टारगेट आदमी फिक्स रखता है, छोड़ता नहीं है। तो फिर तैयारी की तो मेरा फिर PCS ऑडिटर में हुआ, और उसके बाद सब सेक्टर वैकेंसी आई थी, इसको भर दिया था, इसमें भी हो गया। खेल अधिकारी उसमें भी मेरा हो गया था। एक BPED की उसमें वैकेंसी आई थी, विशेष BTC वाला, तो उसमें मेरा हो गया। अब हुआ तो चारों में हुआ। ये हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, तो चूँकि ऑडिटर का था, उसकी पे स्केल लगभग सेम थी सब सेक्टर की और इनकी, और खेल अधिकारी की पे अच्छी थी। बट मुझे मेरे गांव में दरोगा जी आते थे, तो हम जब उनको रोज देखते थे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये पिस्टल लगा के, बुलेट लगा के। अच्छा, शुरू से मुझे बुलेट चलाने का शौक भी था। अच्छा, हाँ, तो घर में कोई मोटिवेशन हाँ, मेरा मोटिवेशन तब मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब वो था। उनको देखते थे तो एक वर्दी का जो जज्बा होता ना, जो अलग ही दिखता था। और गांव में से हमारी दादी वादी हैं, जैसे आप जाओगे ना तो पैर छुओगे, पता क्या कहेंगे वो, बेटा दरोगा हो जाओ। कोई ये नहीं कहेंगे DM हो जाओ, DM उनको नहीं पता है, IAS क्या होता है उनको नहीं पता है। वो कहती भैया दरोगा हो जाओ, क्योंकि उन्हें गांव में अपने दरोगा जी का ही रौब दिखता होगा बस। तो उनको यही लगता है कि दरोगा हो जाओ। तो मुझे वही लगा, फिर मैंने लास्ट में फादर से कहा, तो फिर मैंने यही ज्वाइन किया। कैसे मैम वो रास्ता निकाले, और जो हमारी ये वीडियो देखेंगे लोग, उनको कैसे प्रेरणा मिले कि वो कैसे अपना सोर्स ऑफ फंडिंग जारी करें, कि वो अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई करें। देखिए, हम तो सिंपल सी बात ही कहते हैं। देखो, हमारा तो स्पोर्ट्स था, तो हमने स्पोर्ट्स के रास्ते निकाले। अगर कोई बच्चा आ गया और बहुत गरीब फैमिली का, पुअर फैमिली का है, तो हम कुछ नहीं कहते, आप ट्यूशन करिए, आप बच्चों को कोचिंग करिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जुड़ जाइए। आप इतना तो मुझे पता है कि आप पैसा अपने पढ़ने के लिए हिसाब से निकाल लोगे, रहने के हिसाब से निकाल लोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा घर आ जा, लड़की है, शादी का टाइम हो रहा है, अब शादी करनी है, ये सारी चीज़ें आपके घर से नहीं हो गया क्या? क्योंकि एक लड़की को ये काफ़ी ज़्यादा होता है। नहीं, इसके लिए बहुत प्रेशर था, और ऐसा नहीं है। अगर घर में बेटियां होती हैं तो माँ बाप का एक थीम होता है कि बच्चे की शादी कर दो, ठीक है, ऐसा प्रेशर था। बट कहते हैं ना कि आप माँ बाप को कितना समझा ले जाते हो, ये आपके, और आपके माँ बाप आपको कितना समझ लेते हैं, दोनों साइड से। बच्चा कितना समझा लेता है, माँ बाप कितना समझा लेते हैं, समझ सकते हैं आपके बच्चे की बात को। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपके माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, ये बात सही है कि जब लगभग 2-2.5 साल रहे तो फादर ने कहा कि अब तो कुछ होगा नहीं बेटा, वापस आ जाओ। मैं कहा नहीं पिताजी, होगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो हम फिर कहीं नहीं जाएंगे, हम करके ही आएंगे। तो एक जिद थी मेरी, मुझे पूरा करना था, मेरा टारगेट था, मुझे कुछ लेके ही जाना है इलाहाबाद से, मुझे खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ भी मिल जाए, मेरे दिमाग में था। तो फिर आप लेकर ही आए वहाँ से। तो क्या मैम आपको भी ये डर था कि प्रोफेशनल और घर गृहस्थी आप मैनेज नहीं कर पाएंगी एजुकेशन में, या फिर आप इतनी बिजी रह गई जो आपने शादी नहीं करी, या कोई और रीज़न जिससे अगर हमारे वीडियो में लोग सुने तो उनको भी कोई प्रेरणा मिले? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं था शादी वादी करने का। शादी करने का रीज़न ऐसा, थोड़ा नेचर भी नहीं था इस टाइप का, थोड़ा सा हम थे भी हरफन मौला टाइप के। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शादी कर लेंगे तो कहीं वही ना पिट जाए। समझ रहे हो, मतलब एक नेचर की बात होती है। ऐसा ना, कुछ लड़कियों का नेचर होता है, कुछ लड़कियों का नेचर ऐसा था भाई नहीं ठीक है, वो थोड़ा मतलब उनको ज़रूरी है शादी करना। बट शुरू से मेरा दिमाग में नहीं था, और मुझे शादी करने का शुरू से विचार नहीं था। मैम आपकी इतनी बड़ी जर्नी रही, गाँव से इलाहाबाद आए, वहाँ पे आपने एजुकेशन करी, आप फिर यहाँ आए, इस बीच आपको किसी से प्यार व्यार नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर ये लाइफ में होता है, कॉलेज लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे साथ हो जाता है, हम बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए तब हमारे साथ हो जाता है, हर किसी के साथ ये होता है, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? नहीं, जैसे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉलेज लाइफ में भी नहीं हो, थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम थोड़ा सा लड़कों टाइप में, मतलब थोड़ा नेचर टाइप का है, तो इससे बहुत ज़्यादा
कहते नहीं जैसे बहुत अटैचमेंट नहीं। हमने अगर कोई लड़का देख लिया, शूज़ कैसे पहन रखा है, पैंट कौन सी पहनी है, जीन्स कौन सी पहनी है, उसकी ब्रांड क्या है, वो देखते हैं। तो ऐसे शुरू से ही नहीं चल रहा मेरा फ़िलहाल, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हाँ, ये बात तो सही है, जब हम NIS करने गए, NIS करके जब लौट के आए तो एक लड़का था जो बहुत अटैच था, एज ए फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड थे, मतलब अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। हर बातों को अपने शेयर करना, बट अच्छी फ्रेंडशिप थी, प्यार वाली बात नहीं थी। बट उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ऐसा कुछ मतलब उसकी तरफ से था। उसने मुझे कहा यार मैं ऐसे ऐसे है, वही जो प्रपोज करते हैं, इस दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए, यहाँ उतरे से नहीं होता, गुजरात से लौट के आए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। फिर वहाँ पे उसने बताया कि साहब ये अरे यार मैं तो तुमसे ये है, मैं चाहता हूँ शादी वादी करना। मैं भाई गलत जगह हाथ डाल दी हूँ, ये मत सोचो, कोई फ़ायदा नहीं, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ज़िंदगी भर रहोगे, तो यहीं तो सीमित रखो, प्यार वाले चक्कर में पालो। हमारी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक गांव से आती हैं, झोपड़ियों में रही हैं, वो काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है। आप भी एक गांव से निकल कर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बताऊँ, राष्ट्रपति देव मैडम की तो की बात कहें तो शी इज़ ग्रेट पर्सनैलिटी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल रात में भी, तो मैंने ये कहा कि देखिए राजनीतिक क्षेत्र में अगर देखिए तो नीचे से लेके ऊपर आई हैं, सभासद रही, फिर मतलब विधायक, सांसद, मतलब ऊपर तक आई हैं, राजनीति का पूरी नॉलेज है उनको। दूसरा सोशल वर्कर भी रही, अपना घर उन्होंने स्कूल के लिए दे दिया। यार मुझे नहीं लगता कि अभी तक के जितने राष्ट्रपति बने होंगे, सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट राष्ट्रपति में से मुझे वही दिखाई दी अभी तक, मैं आपको बताऊँ। मतलब हर तरीके से वो पारंगत हैं, ठीक है। हम लोग तो बहुत छोटे से प्यादे हैं, बस मैडम राष्ट्रपति हो गई हैं, इसके लिए हमको मतलब हम प्राउड फील करते हैं कि मेरे देश में ऐसे लोग भी हैं जो देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही हम तमाम आपको इंटरव्यूज़, ऐसी महिलाएं दिखाएंगे जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू रीता मैम। इतनी तमाम संघर्षों के साथ मैम ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, किस तरह से उनको मोटिवेशन मिली ये हमने आपको बताया। अगली वीडियो में भी हम आपको ऐसे ही मोटिवेशन के साथ, ऐसे ही अच्छे थॉट्स के साथ आपको मिलाएंगे। थैंक यू सो मच।